29 अक्टूबर 2018। बात है इंडोनेशिया के एक छोटे से घर की जहां पर सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एक नॉर्मल सी सुबह, एक नॉर्मल सा घर, बस थोड़ी सी जल्दी है बिकॉज आज एक बिजनेस फ्लाइट है। आदमी सोचता है छोटी सी फ्लाइट है, शाम तक घर आ जाऊंगा। और कुछ इसी तरीके से लाखों लोग डेली फ्लाइट्स पकड़ते हैं। हर पैसेंजर की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि बस प्लेन सेफली लैंड कर जाए। लेकिन कभी कभी बिल्कुल बड़ी ट्रेजेडीज एक आम सुबह से शुरू होती है। ये बात है लायन एयर JT610 की। फ्लाइट की डेस्टिनेशन थी पैंगकल पिनांग। सब कुछ बिल्कुल रूटीन के जैसा था। वेदर परफेक्ट, पैसेंजर सेटल्ड एंड कैबिन क्रू स्माइलिंग। अब इसी के साथ में 6:20 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और सिर्फ 13 मिनट बाद ही कॉकपिट कियोस्क में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेंसर गलत रीडिंग देना शुरू करता है और एक हिडन सॉफ्टवेयर MCAS प्लेन के नोज बार बार नीचे ढकेलता है। पायलट्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर सिस्टम अगेन एंड अगेन ओवरराइड करता है। ऊपर नीचे 20 बार ऐसा होता है एंड 6:33 AM पर ब्लैक बॉक्स साइलेंट हो जाता है। प्लेन सीधा सी में गिरता है। 189 जिंदगियां 1 सेकंड में खत्म हो जाती हैं और एक भी सर्वाइवर नहीं बचता है। और ऐसा भी नहीं था ये सिर्फ एक बार का सिंगल ग्लिच था। ठीक 5 महीने बाद इथियोपियन 302 के साथ भी यही होता है। अब जब ये एक पैटर्न बनता है तो ये एक्सीडेंट नहीं कहलाता है बल्कि सिस्टम का फेलियर कहलाता है। 2 फ्लाइट, सिर्फ 5 महीने का गैप, 343 जिंदगियां और एक भी सर्वाइवर नहीं। एंड गेस व्हाट, कौन सा एयरक्राफ्ट? बोइंग। वही एयरक्राफ्ट जो कभी सेफ्टी का सिंबल था। Boeing was a magnificent company who made, in my opinion, the best airplanes in the world. There was a time when people said, if it's not Boeing, I'm not going. आज पूरी दुनिया में एक वार्निंग बन चुका है। Boeing's best-selling plane is coming under increased scrutiny after another accident. Now, there are passengers who avoid or are scared to get on Boeing airplanes. Boeing is now a dreaded name in the world of aviation. एक टाइम था जब बोइंग का नाम वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग की गारंटी देता था। चाहे वो लेजेंडरी 747 जंबो जेट हो, इंडस्ट्री डिफाइनिंग 777 या फिर रीसेंट ड्रीम लाइनर। बोइंग ने ही ये सारे प्लेन्स बनाए पर इसकी जो इमेज हमेशा दिखाई जाती है सेफ्टी और ट्रस्ट वाली, उसकी रियलिटी बहुत अलग है। एक ऐसी रियलिटी जहां पर उनके डिसीजंस, उनके काम करने का तरीका और उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हर एक पर सवाल उठ रहे हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कैसे बोइंग, जो कभी इंजीनियरिंग की मिसाल हुआ करता था, कैसे ऐसा सॉफ्टवेयर छुपाने लग गया एयरक्राफ्ट में जिसकी जानकारी पायलट को भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बोइंग ने हजारों लोगों की जिंदगी को रिस्क में डालना शुरू कर दिया। एक एक चीज समझेंगे। ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, शायद बाद में डिलीट भी हो जाए। शुरू करते हैं द इविल बिजनेस ऑफ बोइंग। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट A71 का क्रैश हम में से हर किसी को जिंदगी भर याद रहेगा। आज हम में से हर किसी को ये स्टोरी पता है कि कैसे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो लंदन के लिए टेक ऑफ करता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और कुछ ही सेकंड्स में, 1 मिनट में भी नहीं, कुछ ही सेकंड्स में वो रेसिडेंशियल एरिया में मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश कर जाता है। 242 लोग सवार थे फ्लाइट के अंदर, जिसमें से एक सर्वाइवर को छोड़ करके कोई भी जिंदा नहीं बचता है। उसके साथ साथ में 24 मेडिकल स्टूडेंट भी अपनी जान गंवा देते हैं एंड 40 इंजर्ड हो जाते हैं। अब तक के इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का ये था सबसे बड़ा डिजास्टर। हर कोई शॉक में था क्योंकि फिर से ये कौन सा एयरक्राफ्ट था? बोइंग ड्रीम लाइनर। इधर इंसिडेंट होता है और उधर बोइंग बड़े बड़े हेडलाइंस में आ जाता है, तुरंत कवर अप और बड़े बड़े ब्लेम्स के साथ। बात समझने वाली ये है कि बोइंग की एक हैवी पेड PR टीम है जो हर क्रैश के बाद एक्टिवेट हो जाती है सारा ब्लेम पायलट के ऊपर डालने के लिए। अगर आप वेस्ट के आर्टिकल्स को उठा करके देखो तो वहां न्यूज वायरल होना शुरू हो गए कि अरे पायलट प्रेशर में था, पायलट ने अपनी माँ को खोया था, उसको अपनी माँ का दुख था, मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था।
ऐसे ऐसे ब्लेम्स और फेक एलिगेशंस पायलट्स के ऊपर लगाने शुरू हो गए जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, मिस्टर सुमित सबरवाल। और बाद में उनके फादर जो कि 91 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा। लेटर में वो बोलते हैं कि उनका बेटा 25 साल से उड़ान भर रहा था, 15,000 से ज्यादा घंटों का फ्लाइट टाइमिंग था, और माँ का देहांत वो तो 3 साल पहले ही हो गया था, पर उसके बाद में भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाई। तो फिर ये कैसा एलिगेशन है? एंड स्टूपिडिटी की हद तो ये है कि ये सारे न्यूज आर्टिकल्स बड़े बड़े मीडिया पब्लिकेशंस ने पब्लिश कर दिए, और बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ ये लाइन आई कॉकपिट से, रिकॉर्डिंग में पता चल गया कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, इसका मतलब फ्यूल कट ऑफ हुआ था। अब यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो गई कि लोग बोलने लगे कि पायलट ने ही फ्यूल कट ऑफ किया, इसलिए एक दूसरे को बोल रहे थे, जबकि रियलिटी में ये इशू ड्रीम लाइनर का था। क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले ही बोइंग ने एयरलाइंस को वार्न किया था कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को आप दोबारा रीचेक करो, बट उसको कंपलसरी नहीं किया हुआ था। इवन जब इन्होंने अपने एंड से सफाई भी दी तो एयर इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल दिया, और एयर इंडिया बोलता है कि वो कंपलसरी नहीं था इसलिए हमने किया नहीं। Did Air India know Boeing had problems and still moved ahead? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फ्यूल कट ऑफ हुआ था बोइंग के टेक्निकल एरर के वजह से, एयरक्राफ्ट की गलती की वजह से इतने सारे लोगों की जान जाती है, और ये कोई एक बार का नहीं है। बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब रहा है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स ने बोइंग को डायरेक्टली एक फ्लाइंग कॉफिन बुलाया है। अब मैं आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जुड़ा रहा हूं जहां पर बोइंग के एयरक्राफ्ट के इशू की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मार्च 1977 दो बोइंग 747 प्लेन्स एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से। कितने लोगों की जान जाती है? 583 पीपल। जुलाई 1979 बोइंग 747 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है और हवा में जाते ही एक्सप्लोड हो जाता है। कितने लोगों की जानें गई? 230। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्या पता चला? सेंट्रल फ्यूल टैंक एक्सप्लोड होना और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। 12 अगस्त 1985 बोइंग का ही एक प्लेन जापान के माउंट अगामा में क्रैश हो गया। हुआ क्या था? एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन। और कितने लोगों की जानें गई? 520 लोगों की। 1991 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585 क्रैश हुआ। कितने लोगों की जानें गई? 25 लोगों की। 1994 यूएस एयर फ्लाइट 427 क्रैश, 132 लोग मारे गए। ये दोनों प्लेन भी कौन से? बोइंग के प्लेन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनके कंट्रोल सिस्टम में ही बहुत बड़ी खामी थी। वजह क्या थी? प्लेन का रडर जो टेल के पीछे होता है डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए अपने आप ही हिल जाता था, और जब ये सिचुएशन क्रिएट होती थी तो पायलट के लिए प्लेन को कंट्रोल में लाना इम्पॉसिबल हो जा रहा था। देन 31 जनवरी 2000 मैकडॉनल्ड डोगलस एंड बोइंग का मिल करके डिजाइन किया हुआ MD-83 एयरक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता है। कितने लोगों की जाने जाती हैं? 88। 25 मई 2002 बोइंग 747-200 ताइवान में हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। कितने लोगों की जाने गई? 225। मतलब इतने क्रैशेस हैं कि मैं चाहूं तो इसको बताता रहूं और ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ ड्रीम लाइनर से रिलेटेड, तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। 2013 में ही जापान एयरलाइन और ऑल निपॉन एयरवेज में लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से ओवरहीट होती है और उसके वजह से आग लगने के इंसिडेंट होते हैं। कौन सा एयरक्राफ्ट था? बोइंग ड्रीम लाइनर। इवन ये इंसिडेंट के बाद से पूरे दुनिया में ड्रीम लाइनर को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। The 787s have been banned from flying by regulators since mid-January after batteries on two of them overheated. अभी 29 अक्टूबर 2018 में बोइंग का नया 737 मैक्स उड़ता है जकार्ता से और 13 मिनट के अंदर क्रैश हो जाता है। कितने लोगों की जाने गई? 189। और उसके बाद में इथियोपियन एयरलाइन, उसके बाद में अभी आपने देखा अहमदाबाद के अंदर। ऐसे इतनी लंबी लिस्ट है कि ये वीडियो कभी नहीं खत्म होगी। अब जब मैं आपको इतने सारे क्रैशेस जुड़ा चुका हूं तो आप भी सोचोगे कि भैया इतने सारे जो क्रैशेस हो रहे हैं, आखिर ये इतने क्रैश बोइंग में होते क्यों हैं? तो यहीं पर नाम आता है मैकडॉनल्ड डोगलस का, जिनका मैंने अभी भी आगे नाम लिया था, और इनसे एक स्टोरी जुड़ी हुई है। वैसे तो अगर तुम्हें एविएशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा फैसिनेशन नहीं है तो तुमने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एक टाइम था जब मैकडॉनल्ड डोगलस बोइंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ करता था।
DC-8, DC-9, DC-10 ये सारे प्लेन्स इसी के नाम थे। 60s और 70s के अंदर एविएशन के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले भी यही लोग थे। तो वो टाइम, वो एरा बहुत अलग था जहां पर मैकडॉनल्ड डुगलस और बोइंग दोनों हवा में किंग थे। लेकिन फिर मैकडॉनल्ड डुगलस का बुरा टाइम शुरू होता है जब DC-10 के कार्गो गेट में एक इंजीनियरिंग गलती मिलती है। प्लेन के डोर डिजाइन में ऐसी गलती मिलती है जो इसकी रेपुटेशन को खाक कर देती है। न जाने कितने प्लेन हवा में ही एक्सप्लोड होने लगे और धीरे धीरे करके कंपनी टूटना शुरू हो गई। फाइनेंशियल लॉसेस, डिलेज, लॉसूट्स सब एक साथ आ गया। और फिर आया 1997 जब बोइंग के दिल में पता नहीं क्या आ गया, इसने मैकडॉनल्ड डुगलस को एक्वायर कर लिया। बाहर से तो सबको ऐसा लगा कि बोइंग ने अपने राइवल को ही खरीद लिया, लेकिन एक्चुअली में ये मर्जर नहीं बल्कि बन गया। अब बोइंग ने सिर्फ उनकी कंपनी नहीं खरीदी, उनके अंदर घुस करके उनका पूरा कॉर्पोरेट कल्चर ही चुरा लिया। पहले बोइंग जैसी कंपनी जो सिर्फ इंजीनियरिंग के दम पर चल रही थी, आज फाइनेंसेस और कॉस्ट कटिंग के दम पर चलना शुरू हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं और जब ये मिली तो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। अब देखो, मैकडॉनल्ड डुगलस छोटी कंपनी तो बन गई थी, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव्स जैसे कि उसके फॉर्मर CEO हैरी स्टोन साइफर मर्जर के तुरंत बाद ही बोइंग के टॉप पोजीशन पे आ गए। बाद में हैरी बोइंग के प्रेसिडेंट, COO, CEO सब बने। थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट आया लेकिन बने। मतलब आप समझ रहे हो, बोइंग ने सिर्फ कंपनी को नहीं एक्वायर किया, उसके एग्जीक्यूटिव माइंडसेट को भी इनहेरिट कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। ग्राउंड अप इनोवेशन का जो पुराना स्टाइल था उसको साइड कर दिया और सारा फोकस कॉस्ट एफिशिएंसी और शेयर होल्डर वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया। प्रोजेक्ट्स जैसे बोइंग सोनिक क्रूजर कैंसिल कर दिए गए और फिर 737 नेक्स्ट जनरेशन और 737 मैक्स के अपडेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब ये सरफेस पे तो बहुत स्मार्ट बिजनेस लगा क्योंकि 737 ऑलरेडी बेस्ट सेलर था, तो उसी को थोड़ा स्ट्रेच करके, इंजन्स को थोड़ा ट्विक करके उसी में से वैल्यू निकालना, पर ये बोइंग के इंजीनियरिंग फर्स्ट कल्चर के खिलाफ था। अब यही जो कल्चर शिफ्ट आया बोइंग के प्लेन्स में दिखाई देने लगा। 737 नेक्स्ट जनरेशन में क्या दिखाई दिया कि 737 क्लासिक को रिप्लेस करने के बजाय बोइंग ने उसको स्ट्रेच किया, न्यू इंजन्स, ग्लास, कॉकपिट, विंगलेट्स ऐड किए, पर एयर फ्रेम 1960s का ही रखा। अब ये जो इनकी टेक्निक थी ये शॉर्ट टर्म में इनके लिए फाइनेंशियली हिट बन गई। एयरलाइन के पास ऑलरेडी 737 फ्लीट्स थे, पायलट्स ट्रेन थे, मेंटेनेंस रेडी था, चीजें होना शुरू हो गई। अब 737 नेक्स्ट जनरेशन सीरीज बिकती रही और बोइंग ने ये मान लिया कि पुराने डिजाइन्स में थोड़े बहुत चेंजेस करना, जिसको हम एवोल्यूशनरी चेंजेस बोलेंगे, वो करना, नए डिजाइन्स और रिस्की डिजाइन्स जिसको हम रेवोल्यूशनरी लीप बोलते हैं, वो बनाने से बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन है। मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पुराना डिजाइन उठाओ, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करो और वो चेंजेस करके मार्केट में बेचना शुरू कर दो। अब इनकी ये बेट तब गलत साबित हुई जब 2010 में इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एयरबस ने A320 नियो को लॉन्च किया, एक मॉडर्न एफिशिएंट नैरो बॉडी प्लेन। अब बोइंग खड़बड़ा गया, बोइंग को लगा भाई कि अरे कॉम्पिटिटर आ गया, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तो बोइंग ने क्या किया, बोइंग ने 737 मैक्स बनाया। जल्दी से बनाया कैसे, वही अपना स्ट्रेटेजी लगाया, बड़े इंजन्स को पुराने विंग्स पर फिट कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसमें शिफ्ट आ गया। ऑफ कोर्स भाई, तुम क्या कर रहे हो, पुराना विंग उठा रहे हो, भारी भारी नए नए इंजन उस पे लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस क्रिएट होगा ना। अब इससे होना क्या शुरू हुआ कि जो प्लेन का नोज होता है वो ऊपर की तरफ खिंचने लगा। अब ये प्रॉब्लम में डिजाइन चेंजेस करना या फिर पायलट्स को दोबारा ट्रेनिंग देने के बजाय बोइंग ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जो ये नोज को ऊपर नीचे जाने से रोकेगा, और वो सॉफ्टवेयर के बारे में पायलट को भी जानकारी नहीं दिया। क्या नाम था सॉफ्टवेयर का, MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब आप सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो नोज को कंट्रोल करेगा, बट पायलट्स अवेयर ही नहीं है। अब बोइंग आया मार्केट में भाई मैक्स को लेकर के और जस्ट अनदर 737 कह करके बेचना शुरू किया एयरलाइंस को, और एयरलाइंस को भी ऐसा लगने लगा कि भाई चलो इसको ले लेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि हमें अपने पायलट्स को दोबारा ट्रेन नहीं करना होगा, सिमुलेटेड ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्चा होगा। और यही नेग्लिजेंस का असर पूरी दुनिया ने देखा लायन एयर 610 और इथियोपियन एयरलाइन 302। MCAS जो सॉफ्टवेयर इन्होंने डाला था वो एक फॉल्टी सेंसर के सिग्नल पर प्लेन के नोज को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था,
जिसके वजह से इतने बड़े क्रैश हुए। अब क्या गलती किस पे डालोगे? आप सॉफ्टवेयर पे डालोगे? अरे गलती पूरे सिस्टम की थी, पूरे कल्चर की गलती थी। गलती इस बात की थी कि ये कंपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा स्टॉक प्राइसेस को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दी। ये शिफ्ट इतना क्रेजी था कि इसका असर 737 मैक्स तक नहीं रुका, 787 ड्रीम लाइनर में इसका असर बहुत बड़े लेवल पे दिखा, जो 2000 में ही लॉन्च हो गया था। कहने के लिए पेपर पे ये एक रेवोल्यूशनरी प्लेन था, कार्बन फाइबर बॉडी, मॉडर्न केबिन सिस्टम और ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी। लेकिन बोइंग ने इसका प्रोडक्शन पूरी दुनिया में तोड़ करके किया। फ्यूजलेज इटली से, बैटरीज जापान से, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस से और फाइनल असेंबली साउथ कैरोलिना में। कॉस्ट बचाने के लिए तो ये आइडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, बट एक्चुअल में ये एक मेस बन गया। डिलेज होना शुरू हो गए, पार्ट्स फिट नहीं बैठ रहे थे, कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से खराब था। हालत इतनी बुरी हो गई कि बोइंग को अपने कुछ सप्लायर्स खुद खरीदने पड़े। हद तो यहाँ तक हो गई कि कंपनी के अंदर इंजीनियर्स के मोरल्स खुद डाउन होना शुरू हो गए। अल जजीरा की एक इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ऑन कैमरा बोइंग का इंजीनियर फैक्ट्री में ये एक्सेप्ट करता है कि वो बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर पर कभी नहीं बैठेगा। अगर आप एक डेटा उठाओ तो 2013 से 2019 के बीच में बोइंग ने 43 बिलियन US$ खर्चा किया है स्टॉक बायबैक्स पे। ये वही पैसा है जो न्यू एयरक्राफ्ट के R&D में जा सकता था। मिलिट्री प्रोजेक्ट्स जैसे KC-46, पेगासस टैंकर एंड 777X में भी डिलेज और इश्यूज आए। Boeing's newest long-haul product, the 777X, is to be delayed by another year to 2027, a blow to the plane maker and its airline customers. मतलब इंडस्ट्री में एक परसेप्शन बन गया कि बोइंग तो अब बस नाम का रह गया है, एक्चुअल में तो मैकडॉनल्ड डुगलस ही है। ऐसे कई इंसिडेंट मिले जहां पर बोइंग मैनेजमेंट पायलट्स और रेगुलेटर्स से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। I was ignored. I was told not to create delays, frankly, to shut up. At one point, Boeing management got sick of me and raising these issues and moved me out of the 787 program. अगर बात करें FAA सर्टिफिकेशन की तो उसका प्रोसेस भी बहुत वीक था। इसमें भी प्रॉपर चेकिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। यूएस हाउस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि बोइंग की फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को लेकर के इतने हैवी प्रेशर था कि फैक्ट्री के अंदर काउंटडाउन क्लॉक्स लगाए गए और हर हाल में डिले अवॉइड करने का टारगेट दिया गया। और इसके साथ साथ में कॉस्ट कटिंग पर भी इतना ज्यादा फोकस चला गया कि नतीजा सीधे टेक्निकल एरर्स में निकलना शुरू हुआ। अब इनका प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया, तो प्रोडक्शन फास्ट के चक्कर में इन्होंने पायलट्स को ट्रेनिंग भी देना बंद कर दिया। यही एक वजह थी कि टेस्ट पायलट को बोइंग के MCAS एक्टिवेशन पर रिस्पॉन्ड करने में 10 सेकंड लगे, जबकि FAA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पायलट को रिस्पॉन्ड करने में सिर्फ 4 सेकंड लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो बहुत खतरनाक है। अब आप एक मिनट के लिए सोचो, इतनी बड़ी कंपनी अगर लोगों की लाइफ को ही रिस्क में डालना शुरू कर दे, जो कि ऐसी चीज है कि इंसान की पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है, तब इनके कई एम्प्लॉइज सामने आते हैं और सामने आकर के अपनी बात रखते हैं। I have analyzed Boeing's own data to conclude that the company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program that may significantly reduce airplane safety. E.D. पीटरसन, जो बोइंग के रेंटॉन 737 फैक्ट्री में फॉर्मर सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने 2018 में CEO को ईमेल करके वार्न किया था कि फैक्ट्री में काम बिल्कुल केयरलेस तरीके से हो रहा है, प्रोडक्शन क्योटिक है, शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं और इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। We have the people, we have the skill, but you can't work them like dogs. You can't give them unrealistic schedules. You take away quality control inspections, which is ridiculous. उन्होंने यहाँ तक अपने ईमेल में बोला कि प्रोडक्शन लाइन को आप तुरंत रोक दो। अब देखो 2018 में उन्होंने मेल कर दिया था, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उसी ईयर में इथियोपियन 302 और लायन 610 क्रैश हुआ। Boeing 737 MAX still grounded after 2 deadly crashes. A whistleblower is going public, saying he warned the company about production problems before those planes went down. इसके बाद एक और विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट सामने आए, जो कि बोइंग के प्लांट में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उन्होंने एक्सपोज किया कि 787 प्लेन्स के विंग्स और फ्यूजलेज के अंदर अक्सर मेटल शेविंग्स और टूल्स रह जाते हैं और डिफेक्टिव पार्ट्स को भी जानबूझकर यूजेबल मार्क कर दिया जाता है।
अब इन्होंने बोइंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए जो कि एक प्लेन के लिए काफी डेडली साबित हो सकते थे। One, this is not a 737 problem, it's a Boeing problem. Back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. और फिर ये सारे एलिगेशन के कुछ ही दिन बाद 9 मार्च 2024 में उनकी मौत हो जाती है। बड़ी बात क्या है, आज तक उनकी डेथ का कोई रीजन नहीं। बोइंग के एक और एम्प्लॉय मार्क फॉकनर ने 2016 में ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने FAA और MCAS के टेस्ट में झूठ बोला था ताकि प्रोडक्शन लाइन डिले ना हो। उसके बाद बोइंग में ही वेटरन इंजीनियर सैम सालेपुर ने काफी सीरियस एलिगेशन लगाया बोइंग के ऊपर कि कंपनी स्ट्रक्चरल सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage. उन्होंने बताया कि वर्कर्स पार्ट्स को जबरदस्ती फिट करते हैं जिससे असेंबली के अंदर डेब्रिस फंस आ जाता है। अब जब सैम ने ये इशू उठाया तो उनको रिटेलिएशन फेस करना पड़ा, उनको मीटिंग से निकाल दिया गया और उनको धमकी भी दी गई। ये कुछ भी करते हैं, कभी गायब करा देते हैं, कभी डायरेक्ट किसी की डेथ हो गई। डीन नाम का एक एम्प्लॉय था, उसने 737 मैक्स के इश्यूज रेस किए, उसके बाद में वो भी गायब हो गया, उसकी भी डेथ हो गई। मतलब इन सारे एम्प्लॉयज की आवाज को दबा दिया जाता है अगर कोई कुछ बोलता भी है बोइंग के खिलाफ। तो आप समझ रहे हो ये वही एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसके एरोप्लेन्स के नाम डेडलीस्ट क्रैशेस में आते हैं। ये इतने खतरनाक हैं और इसके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं इनके खुद के एम्प्लॉयज के, बट फिर भी उनके कोई जवाब नहीं है ऑफिशियली इनके एंड से। आखिर कैसे ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट को लोगों की जिंदगी के ऊपर रख दिया है, आखिर क्यों जब हर बार एक प्लेन क्रैश होता है तो बनती है टेक्निकल एरर, पायलट्स फॉल्ट? नहीं भाई, कुछ ऐसा नहीं होता है। पायलट्स फॉल्ट क्या है? ये एक मीडिया स्टंट है, इसको प्रमोट करवाया जाता है एक हैवी PR के थ्रू। अरे जब पायलट लोग ही बोल रहे हैं, जब उनके खुद इंजीनियर्स बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं पर उसको कोई सॉल्व नहीं करता है। और आप ये देखो, आज तो लाइक अहमदाबाद वाले क्रैश के बाद में तो ये भी हो गया कि देयर वर सम पायलट इन्फ्लुएंसर्स एंड उनके वीडियोस भी मैंने देखे हैं कंप्लीटली पेड फ्रॉम बोइंग, मतलब पे करके बोइंग ने उनसे वो वीडियोस बनवाए हैं कि तुम जा करके पायलट को डिफेम करो। जबकि बाद में रिपोर्ट आ गई, पता भी चल गया कि फ्यूल स्विच का ही इशू आया, ठीक है, फ्यूल कट ऑफ हो गया, बट वो बात रह गई और शुरू में लोग पायलट इशू साबित करने में लगे रह गए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए बोइंग से बिफोर दे अलाउ देम टू मार्केट इन देयर कंट्री, बिकॉज हर कंट्री के जो लोग हैं उनकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है और ऐसी कंपनीज लाइफ के ऊपर प्रॉफिट्स को रख रही होती हैं। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। एंड आज बहुत यूनिक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। ऑफ कोर्स मैं ऐसे कभी हार्डकोर बिजनेसेस को उतना टच नहीं करता हूँ मैं, बट आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड हम एनालिटिक्स में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कम्प्लीटली फ्री है। एंड अगर आपके पास में कोई यूनिक आइडिया है तो आप आकर के मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे DM भी कर सकते हैं। @MahiNarji ही मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। आप मुझे X पे भी फॉलो कर सकते हैं @MahiNarji, वहाँ भी मेरा यूज़र हैंडल है। एंड यस, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक देख रहे हो अभी भी, थैंक यू बोलने के बाद भी, तो बस इतना ही कमेंट कर दो कि लास्ट तक देखा, जो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।